Hello dear viewers, we have understood very well the need and importance of online teaching. In this effort, Romcom Education is going to give you a real classroom experience through its virtual classroom teaching. I am Professor Jasbir Kaur Bilote with 13 years experience in hand teaching in a senior college. I am going to teach you economics. I think you will find it interesting as I am going to present it in a very simple way. वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका रोमकॉम एजुसेशन की TYB कॉम में. आई एम टेकिंग योर सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स एंड यू आर गोइंग टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. देयर आर 4 मॉड्यूल्स एंड वी आर डूइंग आवर फर्स्ट मॉड्यूल. In our first lecture, we have learnt about new economic policy 1991 and today we are going to know about our second topic, that is social infrastructure. Just to remind you, second topic of our first module, macroeconomic overview. Let's begin. Social infrastructure, इसे हिंदी में सामाजिक बुनियादी ढांचा भी कहते हैं. Social infrastructure is that network of services which are very important and helpful for a country's development. A country is known as more developed if its social network is strong. Social infrastructure is constructing those networks which support social services. It can be of two types or we can categorize in two ways: physical infrastructure and social infrastructure. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज एक्सेट्रा का नेटवर्क आ जाता है. एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर ऑफ द पीपल मीन्स लोक कल्याण. लोक कल्याण का मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि विदाउट एजुकेशन स्किल्ड लेबर नहीं होगी और विदाउट गुड हेल्थ कोई भी इंसान काम पर नहीं जा सकेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी. टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. ये बेसिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें मैंने अभी बताया: एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन पीपल. कॉमन पीपल कौन? हम लोग. जस्ट थिंक, ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर whom दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट? ऑफ कोर्स फॉर अस. वी आर कॉमन पीपल. आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट्स रोल वॉज चेंज. What is the role of government in building infrastructure? This I will explain you little later in this lecture. थोड़ा सा पहले 1990 में, और we can say prior to new economic policy, India was working as a mixed economy. Mixed economy means यहाँ प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी था, या पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा था. पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की जॉब क्रिएट होती थी, उन्हें जॉब सिक्योरिटीज़ के साथ कई सुविधाएं भी मिलती थी. NEP के बाद प्राइवेट सेक्टर का रोल तेज़ी से आगे बढ़ा. जॉब सिक्योरिटीज़ कम होने लगी क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्राइवेट ओनरशिप हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रहेगा कॉस्ट कटिंग में. तो प्राइवेट ओनरशिप के कारण सर्विसेज जो थी वो कॉस्टली हो गई थी. बहुत से लोगों के लिए ये सर्विसेज इतनी कॉस्टली हो गई थी कि उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं रही थी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज में बढ़ी थी. फर्स्ट लेक्चर में हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था. गवर्नमेंट स्टार्टेड रिड्यूसिंग सब्सिडीज. सब्सिडीज़ क्यों कम की थी? हालांकि वो भी एक तरह से उसकी पब्लिक की हेल्थ फैसिलिटीज़ में आती है, लेकिन टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेट कंपनीज डिड नॉट केयर अबाउट इट्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर बेनिफिट्स. तो गवर्नमेंट का रोल इसलिए बढ़ा था क्योंकि उसे अपने लोगों के लिए अभी वेलफेयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करनी थी. विद द ग्रोथ, सर्विसेज ऑल्सो गॉट एक्सपेंसिव, हैंस डिफिकल्ट टू अफोर्ड बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्टर और पीपल. कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड and to support a section, the government started NREGA,
यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009 एंड मैनी मोर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो कि हम अपने लेक्चर में आगे पढ़ेंगे ना। भारत की ग्रोथ में इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम भारत के सबसे नीचे के तबके के लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रोथ इनकम्प्लीट रह जाएगी, कैपिटलिस्ट आगे बढ़ जाएंगे और पुअरर होता जाएगा। बिकॉज इन इंडिया देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, different standards of living, different religious beliefs, blind faiths, opportunities, population in villages, population in cities, difference between rural and urban living standards, different opportunities, different agro and industrial opportunities and demands. Hence, if all above grow together, then only we can say that India is growing. Otherwise, that term we will use, अरे इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर गया लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर या सर्विस सेक्टर पीछे रह गया, या कुछ भी इनके बारे में बोल सकते हैं, जो भी सेक्टर आगे बढ़ेगा या जो भी सेक्टर पीछे रह जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू ग्रो मीन्स ऑल द पीपल टुगेदर, but somewhere it lagged behind. Though India's GDP touched new heights after 1991, but its dream of inclusive growth left behind. And these were many reasons which kept India behind. India's growth did not benefit all the people. Only those who understood the need of the time, understood the market's demand, grabbed the opportunities. Others left behind and could not either afford or reach those social services. तो अभी हमें समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट का रोल इतना ज़रूरी क्यों था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन के सेक्टर में। अब हम देखेंगे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में गवर्नमेंट ने अपना क्या रोल निभाया। गवर्नमेंट फैमिली वेलफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि अगर यहाँ के कंट्री के लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट की जीडीपी पर सीधा असर पड़ेगा। सीधा असर कैसे पड़ेगा? बिकॉज प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। अनहेल्दी कभी भी रोज़ काम पर नहीं जाएगा और अनहेल्दी कभी भी प्रोडक्टिव को पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं दे पाएगा। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्लान, नेशनल हेल्थ मिशन 2013। National Health Mission was launched in 2013 by Government of India. It was a national mission for both rural and urban. It was extended up to March 2020 and still continuing. इसके अंतर्गत पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट लाना था और हेल्थ केयर पर्सनल को स्किल्ड बनाना था। हमारा दूसरा प्रोग्राम था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर वो डिजीजेस आती हैं जो कि जैसे कि HIV, एड्स, TB, वेक्टर बोर्न डिजीजेस एंड नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन। इन सब का मतलब है कि ऐसी जो डिजीज़ जो कम्युनिकेट हो जाती है उनकी रोकथाम करना। जैसे कि शायद आपने सुना होगा या अवेयर भी होंगे, हमारे यहाँ पर एड्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जो कि अवेयरनेस दी जाती है एड्स के बारे में। टीबी के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, क्योंकि टीबी भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। कोई भी इंसान टीबी का कैरियर हो सकता है, लेकिन अगर उसका इम्यून डाउन जाएगा तो उसकी हेल्थ पर अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के लिए बहुत प्रोग्राम्स बनाए, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में इनकी अवेयरनेस जगाई और इन सब के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर भी उसने अपने प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डेफनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस and polio started in 1995 and last reported case in India was 2011. Now India can say that India got success in eradication of polio disease. पोलियो डिजीज़ का प्रोग्राम आप सबको भी शायद मालूम होगा। 2 बूंद ड्रॉप्स दी जाती थी 5 साल से छोटे बच्चों को और उनकी ये जो डिजीज़ होने की संभावना थी ये खत्म हो जाती थी। हमारा तीसरा प्रोग्राम PMSSY यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च किया गया था 2003 में। इट वॉज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग
रीजनल इम्बैलेंसेस इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या, यानी कि किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज दी जा रही थी या प्रोवाइड की जा रही थी और कुछ स्टेट्स में कम। कुछ स्टेट्स में कुछ खास किस्म की बीमारियां, जैसे कि वेस्ट बंगाल में एक डिजीज थी जो कि वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर की वजह से हो रही थी। तो दिस वाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन टू। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, RAN. It was set up in 1997 to provide financial support to patients below poverty line and those who are suffering from life-threatening diseases like cancer, heart-related problems, etc. The government इन चीज़ों का भी ध्यान रख रही थी कि those who are unable to pay for these life-threatening diseases, government उनको help कर रही थी. Then comes राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY, was launched in 2008. It started on 1st April 2008 and this program was launched by Ministry of Labour and Employment, Government of India, to provide health insurance coverage with the aim to provide health insurance coverage to unrecognized sector workers. यानी कि जो भी स्कीम्स अभी तक बनी थी वो रिकॉग्नाइज सेक्टर के लिए बनी थी, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी लॉन्च की जिससे कि अनरिकॉग्नाइज सेक्टर की लेबर भी इसमें इंक्लूड हो सके और उसे भी ये बेनिफिट मिल सके. Those who are belonging to below poverty line category and their family members shall be beneficiaries under this scheme. Then comes reproductive, maternal, newborn child and adolescent health. This is RMN, Child CH and Adolescent Health 2013. Following the Government of India's Call to Action Summit in February 2013, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च. जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रिप्रोडक्शन के लिए, मैटरनल यानी कि माँ के लिए, न्यूबॉर्न यानी कि नए जन्मे हुए बच्चे के लिए, देन चाइल्ड एंड देन एडोलसेंट, इनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ किया गया था. आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जिसे हम कहते हैं जच्चा बच्चा केंद्र. ऐसे केंद्र जगह जगह गाँव में खोले गए थे जहाँ पर आया आती थी और जच्चा बच्चा केंद्र में इन सब की मदद से रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ की बारे में उनको बताया जाता था. देन कम्स NHP 2017. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अनाउंस्ड द थर्ड NHP ऑन 15th March 2017. पहली NHP यानी कि गॉट फॉर्मुलेटेड इन 1983, यानी कि ये जो तीसरी NHP लॉन्च हुई है, ये इसका बेस जो था वो 1983 में बन गया था. द फर्स्ट NHP was launched with its main focus on provision of primary health care to all by 2000 और सेकेंड पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2002 में. NHP 2017 जो कि लेटेस्ट चल रही है, aims at attainment of the highest possible level of good health and well-being through a preventive and promotive healthcare orientation. ये था हमारी हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट के रोल का. अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल पॉलिसी में एजुकेशन से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने हमें क्या सुविधाएं दी हैं. एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 was modified in 1992. क्यों मॉडिफिकेशन हुआ होगा? क्योंकि चेंजिंग मार्केट डिमांड्स के साथ चेंजिंग स्किल की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही थी. When we reformed to open up, we were leading towards new markets. Hence, to meet the needs of the changing scenario, educational policy needed to change. It changed to correct the regional imbalance. Women should come forward and upbring the weaker sections. तो पहली पॉलिसी हम देखेंगे RTE, राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को ज़रूरी एजुकेशन देने के लिए बनाया गया था. RTE एक्ट वाज मेड इन 2009. Every child has the right to elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school with essential norms and standard. दूसरा था नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL.
इसका मतलब कि खास फोकस दिया गया था गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर। अभी भी गांव के अंदर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। द गर्ल ड्रॉप आउट रेट इज़ वेरी हाई, क्योंकि गर्ल्स को सोचा जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करेंगी, इन्हें घर के काम ही करने हैं। द प्रोग्राम गॉट इट्स अप्रूवेंस इन जुलाई 2003. This program provides support for education of underprivileged and disadvantaged girls at elementary level. Then comes Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, KGBV. This scheme was launched in July 2004. The cost sharing of this was 75 and 25, means 75% cost of the school will be borne by the center and 25 by the state. It was made for those states and areas where rural literacy rate was below 30% and in selected urban areas where female literacy rate is below national average. Midday meal scheme. Midday meal स्कीम के बारे में सुना होगा सबने, यानी कि बच्चों को खाना मिलता है वहाँ पर, खाने में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, उसकी न्यूज़ भी आती रहती है। तो दिस गॉट रिवाइज्ड इन 2004 September. It provides cooked meal to children studying in government-aided and local body schools. It has proved a significant growth in school enrollment and attendance. यानी कि बच्चों को खाना देने का ये जो गवर्नमेंट का आइडिया था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने में एंड बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने में। Then comes राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA. It is centrally sponsored scheme of MHRD launched in March 2009. The objective of this scheme is to achieve an enrollment ratio of 75% for 9th and 10th within 5 years and to improve quality of education at secondary level. यानी कि गवर्नमेंट ने पहले बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पर सुविधाएं दी, उसके बाद उसने हायर एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया। देन IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि ये 9th से लेकर 12th तक उन बच्चों के लिए स्कीम्स थी जो कि किसी ना किसी वजह से डिसेबल थे, उनको भी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन मिल सके। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इसके अंदर डाला जो कि बाद में इंक्लूड कर दी गई RMSA में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडल स्कूल स्कीम 2008 में। फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एस्टैब्लिश्ड 6000 मॉडल स्कूल्स एज बेंचमार्क। साक्षर भारत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टू इंक्रीज द लिटरेसी, यानी कि अनपढ़ लोगों को भी लिखना पढ़ना आए। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर्मुलेटेड इन 2009। इसमें एडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल हैं। हायर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड्स ग्रेजुएट, जो कि अभी आप हैं, आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट in all the streams, arts, commerce and science, medical, pharma, etc. Then comes RUSA, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, is a centrally sponsored scheme launched in 2013 that aims at providing funding to eligible states higher educational institutions. ये लेक्चर सुनने के बाद हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज क्या हैं और गवर्नमेंट का रोल क्या है एजुकेशन में, डिफरेंट स्कीम्स एंड प्लान्स क्या हैं गवर्नमेंट के इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करो घर जाकर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।